अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जूरिस टेल्स। मैं हूं आपकी टीचर एंड अपॉन दिस चैनल मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं पाकिस्तान पीनल कोड 1860 जो कि थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या अगर आप क्यूरियस हो कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, देन यू आर एट द राइट प्लेस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास जो पाकिस्तान पीनल कोड है ये एक्चुअली में है क्या। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है इट इज़ अ कॉडिफाइड लॉ। अब हमें पता है कि कॉडिफाइड लॉज क्या होते हैं। कॉडिफाइड लॉज जो होते हैं वो मेन मेड लॉज होते हैं, पॉजिटिव लॉज होते हैं। लाइक दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल और कस्टमरी लॉज। ये जो लॉज है ये लेजिस्लेशन या सुप्रीम अथॉरिटी जो होती है या लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है हमारे पास स्टेट में, वो हमें बना के देती है। तो पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो हमारे क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। अब मैंने पार्ट क्यों कहा, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान हमारे पास क्या होता है कि क्रिमिनल लॉ जो है वो टू पार्ट्स में या टू इनेक्टमेंट्स में डिवाइड होता है। जिसमें जो फर्स्ट इनेक्टमेंट होती है उसे पीनल कोड कहते हैं। अगर पाकिस्तान के हवाले से देखें तो हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड है। और सेकंड इनेक्टमेंट क्या होती है? सीआरपीसी, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड की लिटरल मीनिंग क्या है। पाकिस्तान तो हमें पता है कि इट इज आवर कंट्रीज नेम। पीनल की मीनिंग क्या है? पीनल मीन प्यूनिटिव या एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द पनिशमेंट्स, उसे हम पीनल कहते हैं। अब अगर हम कोई भी ऐसा ऑफेंस होते हुए देखें तो हम कहेंगे दिस ऑफेंस इज पीनल। मतलब ये जो जिस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है तो इसको जो है वो पनिशमेंट्स दी जाएंगी क्योंकि इसने जो ऑफेंस कमिट किया है दैट इज लाइक प्यूरिटिव इन नेचर। एंड द अदर वर्ड वी आर हैविंग इट इज कोड। अब हम कोड किसे कहते हैं? कोड हम उसे कहते हैं कि कोई ऐसा लॉ जो इनेक्टेड है या जो लेजिस्लेटेड है या रिटन है, मेन मेड, पॉजिटिव, इन सारे लॉज को जो है वो हम कोड कहते हैं। तो अब पाकिस्तान पीनल कोड हमारे पास क्या है, हमें पता चल गया कि ये एक ऐसा रिटन या मेन मेड या लेजिस्लेटिव लॉ है जो कि हमें ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट्स के बारे में बताता है। अब पाकिस्तान पीनल कोड की जो हमारे पास बुक है उसमें हमारे पास 29 चैप्टर्स हैं जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम एंड ऑफेंसेस के बारे में बता दिया गया है और उनकी पनिशमेंट्स के बारे में बता दिया गया है। जैसे कि हमारे पास जो है ऑफेंसेस रिगार्डिंग टू दी रिलीजन, उनके बारे में बताया गया है। ऑफेंसेस रिलेटेड टू दी हेल्थ, बॉडी, इलेक्शन एंड एटसेट्रा। हमें ये पता चल गया कि पाकिस्तान पीनल कोड है क्या। एज हमने उसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया, हमने पाकिस्तान पीनल कोड की लिटरल मीनिंग भी देख ली, जिससे हमें ये पता चल गया कि हम जो है वो इस कोड में या इस लॉ में क्या पढ़ने जा रहे हैं और किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम इसकी फॉर्मेशन पर आ जाते हैं कि ये पाकिस्तान पीनल कोड जो है ये फॉर्म कब और कैसे हुआ था। तो पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड नहीं हुआ करता था पहले, क्योंकि अब हम इसकी डेट देखते हैं कि ये फॉर्म कब हुआ था। इंडियन पीनल कोड जो पास हुआ था, ये पास हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को। अब इसको जो है वो पास करवाया किसने था? फर्स्ट लॉ कमीशन ने इसको पास करवाया था। जो सब कॉन्टिनेंट में जब हमारे पास ब्रिटिशर्स रूल करने आ गए थे तो उन्होंने एक कमीशन फॉर्म की थी जिसको नाम दे दिया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन। फर्स्ट लॉ कमीशन का जो टास्क था उसको टास्क ये दे दिया गया था कि वो सब कॉन्टिनेंट के लिए ऐसे रूल्स लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए जिसके थ्रू जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट का सिस्टम गवर्न किया जा सके। तो लॉर्ड मकाउले उनको एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन का, जिनकी सुपरविजन में इंडियन पीनल कोड को बनाया गया था। और एविडेंस एक्ट भी, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो भी इनके सुपरविजन में फर्स्ट लॉ कमीशन ने ही ड्राफ्ट किया था। तो ऐसे हमारा पीनल कोड जो है वो वजूद में आया। हमने देख लिया कि ये पास कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1860 को। अब हम देखते हैं कि इसको जो है वो इन्फोर्स कब करवाया गया था। तो इसको पूरे सब कॉन्टिनेंट में इन्फोर्स 1 जनवरी 1862 को करवाया गया था। हालांकि इसकी जो इन्फोर्समेंट होनी थी वो एक साल पहले होनी थी, लाइक 1861 में होनी थी, बट ड्यू टू सम रीजंस इसकी जो इन्फोर्समेंट हुई वो नेक्स्ट ईयर हुई। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं इसके बैकग्राउंड पर। हमने ये स्टडी कर लिया कि इसको जो है वो ड्राफ्ट किसने किया था? फर्स्ट लॉ कमीशन ने किया था। किसके सुपरविजन के अंदर किया था? प्रेसिडेंट लॉर्ड मकाउले के
सुपरविजन के अंदर इसको ड्राफ्ट किया गया था। 1860 में इसको पास किया गया था। 1862 में इसकी इन्फोर्समेंट की गई थी। अब हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हमें पता है कि ये जो है पूरा सब कॉन्टिनेंट के लिए बनाया गया था कि सब कॉन्टिनेंट में क्रिमिनल जस्टिस को एडमिनिस्टर किया जा सके थ्रू इंडियन पीनल कोड। इसका पर्पज यही था कि क्रिमिनल जस्टिस को एडमिनिस्टर किया जाए सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो अब इतना सब कुछ स्टडी करके हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि इससे पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या हमारे जो सब कॉन्टिनेंट पूरे जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्रिमिनल जस्टिस को एडमिनिस्टर नहीं किया जाता था? मतलब अगर क्राइम होता था तो जस्टिस की प्रोविजन नहीं होती थी पूरे सब कॉन्टिनेंट में? नहीं, ऐसा नहीं होती थी। अब इसका आंसर क्या है, कैसे होती थी? क्योंकि अब हमें पता है कि ब्रिटिशर से पहले जो है वो सब कॉन्टिनेंट पर मुगल्स जो थे वो लाइक रूल करते थे। तो मुगल्स बीइंग मुस्लिम्स, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, मतलब ऐसा जस्टिस सिस्टम क्रिएट किया जिसके थ्रू जो है वो जस्टिस कुरान और इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता था, चाहे वो सिविल जस्टिस हो चाहे क्रिमिनल जस्टिस हो। और उस वक्त जो है वो काजीज क्या करते थे, काजीज जो है वो कुरान की इंटरप्रिटेशन करने के लिए, मतलब कुरान के अकॉर्डिंग जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए क्या करते थे, वो कुरान की इंटरप्रिटेशन उनको करनी होती थी। तो कुरान की इंटरप्रिटेशन वो कैसे करते थे कि जो पुराने मुस्लिम जो लाइक पायस मुस्लिम किंग्स होते थे या पुराने मुस्लिम काजीज होते थे, तो उनके डिसीजंस को देखकर वो कुरान की इंटरप्रिटेशन करते थे जिसके थ्रू जो है वो सब कॉन्टिनेंट में क्रिमिनल और सिविल जस्टिस की प्रोविजन करते थे। मुगल्स के बाद 1857 में ब्रिटिशर्स आ गए थे सब कॉन्टिनेंट में। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो इंडियन प्रेसिडेंसी टाउन्स जो थे वहां पर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो इंग्लिश क्रिमिनल लॉ को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। अब इंडियन प्रेसिडेंसी टाउन क्या है? इंडियन प्रेसिडेंसी टाउन वो सिटीज होते थे इंडिया के जहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे होते थे। अब जैसे उसकी एग्जांपल हम लेते हैं कलकत्ता, हैदराबाद और जैसे कि चेन्नई, इन सिटीज पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे होते थे तो इनको इंडियन प्रेसिडेंसी टाउन्स कहा जाता था। अब इसी स्लाइड के अंदर मैं आपको क्रिमिनल लॉ के बारे में बताती चलूँ। एज आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस स्लाइड के क्रिमिनल लॉ जो है वो दो इनेक्टमेंट का मजमुआ होता है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जिसमें से पहली इनेक्टमेंट होती है पीपीसी एंड दूसरी इनेक्टमेंट होती है सीआरपीसी। तो पीपीसी क्या है? पीपीसी हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ है। तो सब्सटेंटिव लॉ किस चीज के बारे में बात करते हैं? सब्सटेंटिव लॉ मोस्टली हमें ऑब्लिगेशंस और राइट्स के बारे में और ड्यूटीज के बारे में बताता है कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या ड्यूटीज हैं। ओके। और सीआरपीसी हमारे पास क्या है? सीआरपीसी हमारे पास जो है वो प्रोसीजरल लॉ है। अब सब्सटेंटिव लॉ के अंदर हमारा कोई राइट वायलेट होता है, ठीक है, या हम हमारी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन होती है, तब हम जो है वो सीआरपीसी के पास जाते हैं। तब लाइक हम जो है वो सीआरपीसी को देखते हैं कि अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, लाइक मैं जो है वो रिलीफ कैसे ले सकता हूँ, या जिसका जो राइट वायलेट हुआ है वो रिलीफ कैसे लेगा, या जिसने अपने आप को डिफेंड करना है उसने डिफेंड कैसे करना है, या इन्वेस्टिगेशंस के प्रोसीजर सारे, बेल कैसे लेनी है, किस टाइप की बेल होगी, प्री अरेस्ट पोस्ट अरेस्ट, तो वो जो हम सब कुछ देखते हैं वो सीआरपीसी में देखते हैं। और पिनल कोड हमें क्या बताता है कि ऑफेंसेस के बारे में बताता है, और ऑफेंसेस के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या उनकी पनिशमेंट होती है उनके बारे में पिनल कोड बताता है। ये दोनों इनेक्टमेंट को मिला के जो हमारे पास बनता है, जो लॉ हमारे पास बनता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिमिनल लॉ। हमने पीपीसी का इंट्रोडक्शन देख लिया, फॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड। हमने इवन ये भी अंडरस्टैंड कर लिया कि व्हाट इज क्रिमिनल लॉ और लाइक क्रिमिनल किन दो लॉज का मजमुआ है। वी हैव स्टार्टेड। अब हमारे पास क्या है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर और विच इज नोन एज द इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। तो अब हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास क्या है? एक प्रीएम्बल है एंड 5 इंट्रोडक्टरी सेक्शंस हैं। तो प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल हमें पता है कि किसी भी लॉ, किसी भी इनेक्टमेंट का जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है उसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। और प्रीएम्बल एक ऐसी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है जो हमें उस पूरे एक्ट और सेक्शन के बारे, सॉरी, पूरे एक्ट और पूरे लॉ के बारे में हमें बता रही होती है कि इसके गोल्स क्या है, इसका पर्पस क्या है, मतलब किस वजह से जो है ये एक्ट बना या ये लॉ फॉर्म हुआ।
तो पाकिस्तान पीनल कोड का जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है वो सिर्फ यही कहता है कि इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड पाकिस्तान पीनल कोड। मतलब को पाकिस्तान पीनल कोड की प्रोविजन जो है वो जरूरी है, बस ये हमें यही बताता है। आफ्टर द प्रीएम्बल वी आर हैविंग द फर्स्ट सेक्शन ऑफ पीपीसी, जो कि हमें पाकिस्तान पीनल कोड के टाइटल और उसकी ऑपरेशन के एक्सटेंट के बारे में बताता है या उसकी एप्लीकेशन के बारे में बताता है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान पीनल कोड, मतलब ये जो पूरा कोड है, तो इस कोड का जो टाइटल होगा वो पाकिस्तान पीनल कोड है होगा, और लाइक इसको जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से बुलाया जाएगा, इस कोड को, पूरे कोड को। फिर हमें जो है वो उसकी ऑपरेशन के बारे में बताता है यही सेक्शन। तो इस सेक्शन में हमें ये बताया गया है कि ये पूरा कोड जो है ये पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है। मतलब अगर पाकिस्तान के किसी भी एरिया में कोई भी क्राइम कमिट होता है, मतलब कोई ऐसा क्राइम कमिट होता है जो कि पीपीसी में है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, देन दिस कोड विल बी एप्लीकेबल अपॉन दैट एरिया। तो फर्स्ट सेक्शन हमें सिर्फ यही बताता है। नाउ सेक्शन टू हमें क्या बताता है? सेक्शन टू हमें ये बताता है कि अगर कोई भी इंसान पाकिस्तान के अंदर रहकर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो उसको जो है वो सजा दी जाएगी, या ये पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो उस पर एप्लीकेबल होगा। अब वो पर्सन चाहे पाकिस्तानी हो या चाहे कोई दूसरा नेशनल हो, बट अगर उसने जो है वो कोई भी ऑफेंस कमिट किया है और वो ऑफेंस जो है दैट ऑफेंस इज रिलेटेड टू दी प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, तो ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है इसके अकॉर्डिंग जो है फिर उस इंसान को, उस ऑफेंडर को पनिशमेंट्स दी जाएंगी। अब यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुआ है, एंड नॉट अदरवाइज। अब एंड नॉट अदरवाइज ये क्या कह रहा है? स्टार्टिंग में ये कह रहा है कि हर इंसान जो भी पाकिस्तान में कमिट करता है क्राइम, या पाकिस्तान के अंदर उसने ऑफेंस किया है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, मतलब उसका किसी विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उसका जो भी रैंक के, उसका जो भी रिलीजन है, उसका जो भी उसकी नेशनलिटी है, अगर उसने पाकिस्तान के अंदर रह के क्राइम कमिट किया है, ऑफेंस कमिट किया है, देन ही विल बी लायबल टू पनिशमेंट, और उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो अकॉर्डिंग टू दिस कोड दी जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर एक फ्रेज यूज किया गया, एंड नॉट अदरवाइज। मतलब यहाँ पर एंड नॉट अदरवाइज, इस फ्रेज की दो मीनिंग्स निकलती हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या आती है? फर्स्ट हमारे पास ये आती है कि कोई भी अगर ऑफेंस हुआ है या कोई ओमिशन हुआ है, एंड दैट ऑफेंस इज कॉन्ट्राडिक्टरी विद द प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, तब जो है उस ऑफेंस के लिए और उस ओमिशन के लिए जो है वो पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड नहीं दी जाएगी। फर्स्ट मीनिंग हमारे पास यही है। जैसे कि अब मोरल रॉन्ग्स के लिए जो है, मोरल रॉन्ग्स की जो है वो पनिशमेंट हमें पीपीसी में नहीं बताई गई है, ना ही मोरल जो रॉन्ग्स हैं उनके बारे में पीपीसी में बताया गया है। तो अगर कोई इंसान जो है वो मोरल रॉन्ग्स कमिट करता है तो उसके लिए जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड की एप्लीकेशन नहीं होगी कि उसको पनिशमेंट दी जाए अकॉर्डिंग टू दिस पीपीसी। अब हमारे पास जो सेकंड मीनिंग है, एंड नॉट अदरवाइज, कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, तो वो हमारे पास क्या है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, पीपीसी से पहले हमारे पास कोई लॉ है, सही है, वो भी क्राइम्स के रिलेटेड है एंड उसकी पनिशमेंट्स के रिलेटेड है। बट अब पीपीसी में हमें कोई ऐसा पर्टिकुलर क्राइम है, उसके बारे में बता दिया गया है और उसकी पनिशमेंट के बारे में बता दिया गया है। सेम उसी क्राइम और उसकी पनिशमेंट के बारे में हमें उस फॉर्मर लॉ में भी बता दिया गया है जो कि पीपीसी से पहले बना था। तो अब यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या निकल रही है? एंड नॉट अदरवाइज की सेकंड मीनिंग इस सेक्शन में ये है, निकल रही है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि फॉर्मर लॉ में भी है, अगर वो इंसान, मतलब कोई भी पाकिस्तान के अंदर कमिट करता है, तो उसको जो सजा दी जाएगी वो पीपीसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी, ना कि उस फॉर्मर लॉ के अकॉर्डिंग दी जाएगी जो कि पीपीसी से पहले बना है।
सेक्शन 2 पढ़ने से जैसे हमें लग रहा है कि दिस सेक्शन इज एब्सोल्यूट इन नेचर, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि इस प्रोविजन के अंदर तो हमें बताए नहीं गए, बट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये बताया गया कि कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जैसे गवर्नर एंड प्रेसिडेंट उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, एम्बेसडर्स जो होते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। तो उनके प्रिविलेजेस में ये भी इंक्लूडेड है कि अगर कोई मतलब ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या एम्बेसडर्स हैं अगर कोई वो ऐसा क्राइम कमिट करते हैं तो उनको जो है अकॉर्डिंग टू पीपीसी नहीं ट्राई किया जाएगा, मतलब दे विल बी नॉट ट्राइड इफ दे हैव कमिटेड एनी ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पीपीसी। तो ये हमारे पास एक्सेप्शंस आ जाती हैं इस सेक्शन 2 की। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड वी आर हैविंग सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 और 4 हमें किस बारे में बताता है? सेक्शन 3 और 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है पीपीसी की। सेक्शन 3 हमें क्या कहता है कि कोई भी इंसान अगर वो पाकिस्तानी लॉ के अंदर लायबिल है और उसने जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाके कोई भी ऑफेंस या क्राइम कमिट किया है और उसी ऑफेंस और क्राइम को जो है वो पीपीसी के अंदर भी ऑफेंस और क्राइम कंसिडर किया जाता है, तो फिर वो पर्सन जो होगा मतलब पनिशेबल होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पीपीसी। अब यहाँ पे हमारे पास कंफ्यूजन आ जाती है, तो इसको लाइक हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और किसी दूसरे कंट्री के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है या कोई ट्रीटी हुआ है और उसी ट्रीटी और अग्रीमेंट के अंदर उन्होंने कुछ अपने पर्सन जो है वो पाकिस्तानी लॉ के अंदर लायबल कर दिया, मतलब उन्होंने ये कह दिया कि अगर इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया पाकिस्तान से बाहर, सही है, और उसी ऑफेंस को जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी ऑफेंस समझा जाता है, तो वो जो पर्सन है जिन्होंने ऑफेंस कमिट किया है तो उनको जो है वो पनिश दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पीपीसी। और उनको ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि उन्होंने जो ऑफेंस कमिट किया है, उन्होंने जो क्राइम कमिट किया है वो पाकिस्तान के अंदर ही कमिट किया है। तो ये जो प्रोविजन है सेक्शन 3, ये इन केसेस पर एप्लीकेबल होता है। या दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास एक्स्ट्राडिशन का आ जाता है। फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तानी ही इंसान है और वो पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है या क्राइम कमिट करता है जिसको पीपीसी में भी ऑफेंस और क्राइम कंसिडर किया जाता है, तो फिर एक्स्ट्राडिशन होगी ना, लाइक पाकिस्तान डिमांड करेगा उस स्टेट से कि भाई आप ये इंसान हमें दे दो, हम इसको खुद ही लाइक इसके ट्रायल्स चलाएंगे, इसके जो भी इसको पनिश देनी होगी हम अकॉर्डिंग टू पीपीसी या हमारे पाकिस्तानी लॉ के अंदर देंगे। तो हमारे पास एक्स्ट्राडिशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कोई भी इंसान जो है वो पाकिस्तान से बाहर अगर क्राइम कमिट करे उसको पाकिस्तान में मतलब ट्राई किया जाए, उसका ट्रायल चलाया जाए, तो ये सेक्शन उस इंसान की सिचुएशन पे भी एप्लीकेबल होगा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 4 पर। तो सेक्शन 4 जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेक्शन 4 सेक्शन 3 की तरह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। सेक्शन 4 में हमें ये बताया गया है कि इस कोड के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल है उन पर्सन्स पर जिन्होंने ऑफेंस कमिट किया है। अब हमें क्लॉजेज में लाइक क्लॉज 1 और 4 में उन पर्सन्स के बारे में बता दिया गया है कि अगर ये जो पर्सन्स हैं अगर ये ऑफेंस कमिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पीपीसी, तो इनको जो है इनके ऊपर मतलब पीपीसी की एप्लीकेशन होगी। क्लॉज 1 में हमें ये बता दिया गया कि एप्लीकेबल किस पर्सन पर है कि कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि पाकिस्तान की सर्विस में है, उसने कोई भी ऑफेंस पाकिस्तान से बाहर कमिट किया है या पाकिस्तान के अंदर कमिट किया है, तो ये जो पीपीसी है उस पर एप्लीकेबल होगा। क्लॉज 4 में हमें क्या बता दिया गया है? क्लॉज 4 में हमें ये बता दिया गया है कि कोई भी इंसान अगर वो किसी पाकिस्तानी रजिस्टर्ड शिप पर या एयरक्राफ्ट पर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है और वो शिप क्राफ्ट कहीं भी है, मतलब पाकिस्तान से बाहर है, इंटरनेशनल वाटर्स में है, सही है, इंटरनेशनल वाटर्स में है, अगर वहां पर किसी इंसान ने क्राइम कमिट किया है पाकिस्तानी रजिस्टर्ड शिप पर, तब भी क्या होगा, तब भी वो पर्सन जो है मतलब उसको ट्राई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पीपीसी। सेक्शन 4 की हमारे पास एग्जांपल क्या क्या हो सकती हैं? तो एग्जांपल में हम पहली जो एग्जांपल देखते हैं वो ये, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान कोई पाकिस्तानी सिटीजन जो है वो किसी दूसरे कंट्री में फॉर एग्जांपल इंडिया या किसी दूसरे कंट्री में जाके मर्डर कमिट कर देता है किसी का, और अगर फिर वो पाकिस्तान में पाया जाए तो उसको
पाकिस्तान में उसका ट्रायल चलाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पीपीसी, और उसको कन्विक्ट भी करार दे दिया जा सकता है अगर उसने वाकई में मर्डर कमिट किया है। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास ये आ जाती है कि अगर कोई फॉरेनर वो पाकिस्तान की सर्विस में है, मतलब वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है और उसने लंदन में कहीं क्राइम कमिट कर दिया या किसी को किसी को मार दिया, मर्डर ही कमिट किया उसने, तो अगर वो पाकिस्तान में उसको कहीं भी पाया जाएगा तो उसका पाकिस्तान में ट्रायल चलाया जा सकता है और उसको भी कन्विक्ट करार दे दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पीपीसी। तो सेक्शन 4 बेसिकली यही कहता है कि अगर कोई भी इंसान, इवन अगर वो पाकिस्तानी सिटीजन है या पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, या कोई भी इंसान जो पाकिस्तान की सर्विस में है, अगर वो कोई भी क्राइम कमिट करता है आउटसाइड द पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंदर, तो उसको जो है वो पाकिस्तान में ट्राई किया जा सकता है, उसका ट्रायल चलाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पीपीसी। नाउ वी आर हैविंग आफ्टर सेक्शन 4 वी आर हैविंग द सेक्शन 5, जो कि इस पूरे इंट्रोडक्टरी चैप्टर और इस लेक्चर का लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 5 हमें किस बारे में बताता है? सेक्शन 5 हमें उन लॉज के बारे में बताता है जो कि अफेक्ट नहीं किए जाएंगे ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। सेक्शन 5 में हमें यही बताया गया है कि अगर पाकिस्तान की सर्विस में जो सोल्जर्स हैं, एयरमैन हैं या सेलर्स हैं, अगर वो म्यूटिनी करते हैं या डिसर्शन करते हैं और उनकी म्यूटिनी और डिसर्शन के हवाले से पाकिस्तान में लॉज बनाए गए हैं, तो ये जो पीपीसी है इसका इन लॉज में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। मतलब जो पीपीसी है, अगर ऐसे लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो कि म्यूटिनी और डिसर्शन को पनिश करने के लिए बने, तो उनको रिपील नहीं कर सकता पीपीसी, या उन पर कोई भी पीपीसी का इफेक्ट होगा ही नहीं। इसमें हमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि उन सोल्जर्स, सेलर्स और जो एयरमैन है, अगर उन्होंने म्यूटिनी और डिसर्शन कमिट किया है तो उनको उनके जो लॉज बनाए गए हैं स्पेशली उनके हवाले से ही उनके ट्रायल्स चलाए जाएंगे और उनको पनिश किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि म्यूटिनी और डिसर्शन है क्या। तो म्यूटिनी हम बगावत को कहते हैं और डिसर्शन हम तर्क करने को कहते हैं या अबेंडनमेंट को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सोल्जर है, उसके ऊपर जो भी सुप्रीम अथॉरिटी है, उसने जो भी उसे ड्यूटी असाइन की है सोल्जर को, और सोल्जर मना कर देता है कि मैंने जो है वो आपने मुझे जो ड्यूटी असाइन की है वो मैंने नहीं करनी, तो उसे हम डिसर्शन कहते हैं। तो सेक्शन 5 के अंदर हमें जो है वो कोई भी ऐसे ऑफेंसेस के बारे में बताया गया जो कि मिलिट्री से रिलेटेड है और उनके लिए लॉज जो है वो अलग बनाए गए हैं। तो पीपीसी जो है वो उन मिलिट्री से रिलेटेड लॉज के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब पीपीसी का जो है वो कोई भी इफेक्ट उन मिलिट्री जो मिलिट्री के हवाले से जो भी लॉज बनाए गए हैं उन पर नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव लर्न एंड अंडरस्टूड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।